नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। आज डिस्क्लोज करेंगे रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर दिमार। आपका स्वागत है। और सबसे बड़ी बात यह है, इजराइल और ईरान की जो इस वक्त कन्फ्लिक्ट चल रही है उसमें भारत की भूमिका क्या रहेगी और भारत ने क्या सोचा होगा। विनोद जी, थैंक यू वेरी मच। पहले आपने मुझे अपनी चैनल में इनवाइट किया जी, और आपके दर्शकों के सामने मुझे बोलने का अवसर दिया। देखिए, ये जो युद्ध शुरू हुआ है बेसिकली चल तो पिछले 7 अक्टूबर लास्ट ईयर से शुरू है जी, हमास के बीच में जी। परंतु जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा कि जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं इसमें से अगर आप कतर को छोड़ दें या यमन को छोड़ दें और ईरान ऑफ कोर्स है ही है, इसके अलावा कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ पे अमेरिकन प्रेजेंस नहीं है, उनकी मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है। तो ये जब युद्ध चल रहा है तो अमेरिका कोवर्टली ओवर्टली इजराइल की मदद कर रहा है, प्लस जो भी उनके अगेंस्ट जो लड़ रहे हैं, हूती लड़ रहे हैं, हमास लड़ रही है, हिजबुल्लाह लड़ रहे हैं, फिर शिया मिलिशिया है जो सीरिया में है, इराक में है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी जी। तो उनके ऊपर अमेरिकन टारगेट्स के ऊपर भी हमले हो रहे थे, इजरायलियों के ऊपर भी हो रहे थे, इजरायलीज उनको रिटेलिएट भी कर रहे थे। तो इस कड़ी में कहीं पे इजरायलीज को मिली है इंटेलिजेंस, हालांकि वो मानते नहीं है कि वो सीरिया में जो एम्बेसी और ईरान एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ है उन्होंने किया, मानते नहीं है ओपनली, पर सबको पता है कि उन्होंने ही किया है। उनको इंटेलिजेंस मिलती है कि IRGC जो कि रिपब्लिकन गार्ड्स, जो एक कटर और एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है UN की, US की, और वो रिपब्लिकन गार्ड सपोज टू बी एक बड़ी ही कटर मिलिट्री पावर है जो ईरान की आर्म फोर्सेस से अलग है और डायरेक्टली आयतोल्ला खुमानी को रिपोर्ट करती है। और वहीं से निकलते हैं उनके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी होते हैं, सब आयतोल्ला खुमैनी। आपको पता होगा 1979 में उन्होंने रज़ा पहलवी शाह ऑफ ईरान को कैसे आउस्ट किया था, अमेरिकन के अगेंस्ट हो गए थे। तो ये एक युद्ध जो है एंटी इजरायली, एंटी जायनिस्ट या एंटी वेस्ट ऑलरेडी था। ये समय जो चुना गया है तो इस कड़ी में 300 वही मैं कह रहा हूँ, कड़ी में ये हुआ कि इस चक्कर में उनको पता चला कि IRGC के 7 टॉप कमांडर्स जो हैं वो सीरिया की जो ईरान की एम्बेसी है वहाँ अवेलेबल है। तो उन्होंने वहाँ अटैक करके उनका जो टॉप कमांडर और प्लस 3 जो मेजर फंक्शनरीज थे जी, उनको मार गिराया। जैसे आपको याद हो, उनका पहले सुलेमानी था जो अमेरिकन ने मार गिराया था थ्रू अ ड्रोन इन इराक अबाउट 3-4 साल पहले। तो उसी तरह का ये हमला हुआ जो ईरान के लिए एक बहुत ही घातक और बहुत ही कहते हैं ना एक टेंजिबल वुंड था। तो तब से ही आयतोल्ला खुमैनी बोल रहा है, हिजबुल्लाह बोल रहा है, इवन सिविलियन सड़कों पे आ रहे हैं कि बदला बदला बदला, बदला। तो अब इजराइल को भी मालूम है बदला आना है, तो उन्होंने तैयारी की। वर्ल्ड ओवर की जो एम्बेसीज थी सबको सिक्योरिटी में अलर्ट में डाला, जहाँ कहीं इजरायली इंस्टीट्यूशन थी उनको डाला, मिलिट्री का भी तेज़ किया। अभी इस चीज़ का बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया, सैटरडे के दिन फर्स्ट टाइम, हमेशा जो ईरान आज तक जो भी एंटी इजरायली एंटी वेस्ट करता है वो थ्रू इट्स प्रॉक्सीज करता है। प्रॉक्सीज मैंने आपको बताया, हूतीज या हमास या हिजबुल्लाह, यानी कि इनको साल के $100 मिलियन की इनकी ग्रांट है उनको देने वाली। इस बार चेंज ये हुई है कि उसने ईरानियन सॉइल से ही हमला कराया है, कुछ यमन से कराया है और कुछ इराक से कराया है। और ये ऑलमोस्ट 85 ड्रोन्स भेजे हैं, 36 क्रूज मिसाइल्स भेजी हैं और 150 ऑड के सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स उनके साथ हमला किया है। तो कहने को तो ये हमला ऐसा ज़बरदस्त है कि अभी तक इजराइल के वैसे ही परचके उड़ने चाहिए थे जैसे उन्होंने हमास के गाजा में करे हुए हैं, परंतु हुआ नहीं। वो क्या कारण? उसके कारण 2-3 हैं। पहले चूंकि फ्रांस ने भी सपोर्ट किया, ब्रिटेन ने भी सपोर्ट किया, अमेरिका ने भी सपोर्ट किया। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, कहते हैं इवन सऊदी अरेबिया और जॉर्डन ने तो ऑटोमेटिकली, आई मीन ओवर्टली उनके जेट स्क्रैम्बल करे हैं और उनको एक एक मिसाइल को, एक एक ड्रोन को मार गिराया उन्होंने एज एन एयर डिफेंस एफर्ट। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया उसकी हम बाद में बात करेंगे, परंतु ये इसलिए था कि उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था कि अगर इजराइल की मेन लैंड पर हमला होता है और ईरान करता है तो हम ये करेंगे। अब मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे एक ज़बरदस्त पोलराइजेशन हो चुकी है, मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुकी है। ईरान भी चाहता है कि वो इवन ईरान एंटी सऊदी अरेबिया ऑल्सो, कि वहाँ सुन्नी शिया का चक्कर है। yes. और सऊदी अरेबियंस को समझ में आ गया है कि फॉसल फ्यूल का भी ज़्यादा फ्यूचर है नहीं, तो वो वेस्ट के साथ कमर्शलाइजेशन में जुड़े। तो वो अब्राहम अकॉर्ड वगैरह जो अमेरिका कर रहा था या जो हमने बोला मिडल ईस्ट कॉरिडोर बनना है, वो सब हो रहा है, वो होल्ड में आ गया। परंतु ईरान यहाँ पे सुप्रीमेसी चाहता है क्योंकि उसके पास रशिया की बैकिंग है, चाइना की बैकिंग है, नॉर्थ कोरिया की बैकिंग है और आपकी टर्की की बैकिंग है।
तो अब यहाँ पे ये जो हम वेट कर रहे हैं, अगर इजराइल रिटेलिएट करता है, जो मेरे असेसमेंट के हिसाब से इजराइल को रिटेलिएशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर बन गया है इजराइल पर, नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर है ऑलरेडी, उसके अगेंस्ट लोग हो रखे हैं, अपने ही लोग, क्योंकि हॉस्टेजेस वापस नहीं मिल रहे, शायद हॉस्टेजेस एजेंडा भी नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि अभी तक यही बताया जा रहा है नहीं मिल रहे। अब अगर यहाँ पे उन्होंने रिटेलिएट नहीं करा, हालांकि जो उनकी जो डैमेज है वो बहुत कम हुई है, परंतु फिर भी सायरन बजे ऑलमोस्ट एन एंटायर इजराइल, सब शहरों में लोग, सब सड़कों में आए, और 5 घंटे का जो उन्होंने ये तमाशा देखा हवा में, जो देखी फायरवर्क्स, वो लोगों को याद है। तो अब अगर रिटेलिएट नहीं करेगा तो डेफिनेटली उसको निकाल दिया जाएगा जी। तो ये उसके लिए मजबूरी है। उधर बाइडेन के साथ मजबूरी ये है, कह तो वो रहे हैं कि भाई इसको पीसफुल करो, डिप्लोमेटिक चैनल्स लो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग कल बुला ली गई, उसमें बाइडेन ने बोला कि हम P7 को बोलेंगे कि आप डिप्लोमेटिक प्रेशर डालिए ईरान के ऊपर। तो ये सब कहानी तो चल रही है, पर यहाँ पे एक गलती, एक बदले की भावना, अगर वो उन्होंने ईरान के मेनलैंड को अटैक किया तो वो फिर बदलेगी, फिर अब वापस में रिटेलिएशन आएगी। और ये एक किस्म का फ्लैश पॉइंट है, जो इसमें बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व हो सकते हैं। और मैं भारत की भूमिका पर, अब भारत की जो भूमिका बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। भारत की भूमिका इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव भी हैं। क्या चुनाव की बात मैं बाद में करता हूँ, पहले आप नॉर्मल बात करिए जी। भारत के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं ईरान के साथ है, हम उनसे तेल लेते हैं। छबार एयरपोर्ट पोर्ट जो है वो हमने बनाया है, और वो पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है, जो शुरू होता है नॉर्वे से ख़त्म होता है बॉम्बे पे, वो हमारा है। उसी तरह इजराइल के साथ हमारे डिफेंस रिलेशनशिप हैं। जो मिडल ईस्ट कॉरिडोर जो बनने जा रहा है बॉम्बे से, वो भी वहाँ पे है। अब जैसे हमने यूक्रेन और रशिया के बीच में बैलेंसिंग एक्ट किया था, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का, क्योंकि दोनों हमारे दोस्त हैं। और इसका एग्जाम्पल ये है कि जो भारत ने अच्छा किया है, अगर आपको पता हो, 4 दिन पहले ईरानियंस ने एक शिप को, कार्गो शिप को सीज किया, जिसमें हमारे भी जब्त कर लिया गया। और उसमें 15 जो नाविक थे या सेलर्स थे वो हमारे इंडियंस थे। और कल ये बताया गया है कि जयशंकर साहब ने या मोदी साहब ने या हमारी जो डिप्लोमेसी चैनल इंटरवेन किया, दे हैव इंटरवीन्ड एंड ईरान हैज एग्रीड टू गिव देम एक्सेस टू दोज पीपल। हालांकि उसने छोड़ा नहीं अभी तक, मेरे ख्याल में जिस किस्म की मोदी साहब की या जयशंकर साहब की चल रही है वो छुड़वा लेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि यदि ये युद्ध और होता है, अभी देखिए आज सुबह की जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे गई है, हालांकि 1-आधा% ही गई है, और शायद वो रिबाउंड कर जाए, परंतु जो ऑयल का पर बैरल ऑयल का रेट है वो ऑलरेडी $90 पे पहुंच गया है, और बताया जा रहा है कि ये 120-130 में जाएगा। अब उसमें मोदी जी बोल रहे थे, जो अभी तक मैंने ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर बाकी है, अगर ये $130 में जाता है वापस तो पिक्चर में गड़बड़ हो जाएगी, तो हमारे को वहाँ पे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। इट मे नॉट बी एज व्हाट ही सेज। ये कितनी जल्दी हो सकता है कि इसकी कॉस्ट बढ़ जाए 130? ये अभी पता चलेगा कि अभी तक तो ये इलेक्शन में इम्पैक्ट डाल सकता है, अगर जैसे पेट्रोलिंग में, देखिए इलेक्शन पेट्रोलियम प्रोडक्ट में। हाँ, टू बी वेरी फ्रैंक, जो मोदी जी की जो अभी तक साख बनी हुई है, या आपके यहाँ डॉक्टर जितेंद्र हैं या दूसरे बीजेपी जुगल किशोर जी हैं, वो मोस्ट प्रॉब्ली इंटैक्ट रहेंगे, परंतु ऑपोजिशन के पास एक मुद्दा बन जाएगा बोलने के लिए। और जैसा आपको पता है पहले भी महंगाई को लेकर करते थे। अब चूंकि जब डॉलर की प्राइस ऊपर जाएगी, अगर आपको पता हो मोदी जी ने इलेक्शन के कुछ दिन पहले 2-2 रुपये सब की प्राइस घटाई थी, पेट्रोल डीजल सब चीज़ों की। अब ये कितना प्रेशर आएगा उनके ऊपर कि अगर वो उसको सब्सिडाइज करते चलते हैं, इसका मतलब उनका डेफिसिट फाइनेंसिंग जो बजट में है वो लगातार गड़बड़ हो जाएगी। एज इट इज वोट ऑन अकाउंट है ये वाला। और असली बजट बनेगा जब वो नई गवर्नमेंट बनेगी, सरकार आएगी, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त असर होने का चांस है। तो यहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, मेरे हिसाब से रिजल्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु थोड़ा सा मोर्चा कठिन जरूर हो जाएगा। बरगेड़ी साहब, यूनाइटेड नेशन की वर्चस्व या उनके रेलेवेंस पर बार बार सवाल उठने लगे हैं, पिछले कुछ 3 सालों से ज़्यादा ही उठने लगे हैं। क्या फन है यूनाइटेड नेशन का? देखिए, यूनाइटेड नेशंस जो है, आपको जैसे पता ही है कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बॉडी बनाई गई थी, जिसमें पर्पस ये था कि ये दुनिया में शांति और अमन को बहाल करें, और जितने भी कोई लोगों में डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करें, और एक प्रणाली बनाए जिसमें एक अच्छी दुनिया बने, एक वर्ल्ड क्लास इशू हो जिसमें सब लोग खुश हों जी। परंतु ऑफ लेट जो उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स 5 बनाए,
और यहाँ पे आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि जब वो 5वां मेंबर था उन्होंने भारत को बोला था, पर हमारे जो नेहरू जी थे उन्होंने उनके विजडम में क्या आया, उन्होंने बोला हम नहीं, चाइना शुड बी द राइट वन। आज चाइना आपको मेंबर नहीं बनने देगा, हालांकि अभी भी टॉक चल रही है, फ्रांस बोल रहा है, यूएस बोल रहा है, इंडिया को हम 6ठा मेंबर बनाते हैं परमानेंट। लेकिन फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ये क्लेम करते हैं कि हमारी पोजीशन ऐसी है कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर परमानेंट मेंबर बनाया। देखिए सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर्स की आपकी रिप्रेजेंटेशन कितनी है, आपकी रीच कितनी है। अभी आपने G20 किया, शंघाई कोऑपरेशन किया, आप उसके चेयरमैन थे। देखिए आपको पूरा का पूरा अफ्रीका, पूरा का पूरा ग्लोबल साउथ आपके साथ चल रहा है। और इवन विद इन दी वेस्टर्न कंट्रीज जो आपके दोस्त हैं वो चाहते हैं कि आप उठ के परमानेंट मेंबर बने सिक्योरिटी काउंसिल में, ताकि उनको भी फायदा हो। तो भारत की जो रिप्रेजेंटेशन है इस वक्त विश्व गुरु की, मुझे कहना पड़ रहा है कि ये मोदी जी के आने के बाद हुआ है। उसके पहले भी अगर छुटपुट घटनाएं स्टार्ट करी थी, बट फिनिश तो मोदी जी कर रहे हैं ना, बीजेपी वाले कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता हो वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट, BBC, अल जजीरा, ऐसे गार्डियन, ऐसे नाम हैं जो टोटली एंटी इंडिया प्रेस है। वो सोरस के फंडेड हैं या फोर्सेस इनमिकल टू इंडिया के फंडेड हैं। उन्होंने भी 2014 में BBC ने बोला था कि इंडिया को पहली बार नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट मिली है, BBC ने बोला था। वॉशिंगटन पोस्ट ने बोला था इंडिया पहली बार आज़ाद हुआ है। तो ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स इन लोगों के मुंह से निकली हैं, तो वो आज प्रूव हो रहा है। और जो हमारा स्टेचर उस वक्त था, जिस तरीके से हम डरे डरे रहते थे चाइना से भी, आज हम आंखें डाल के बात करते हैं, क्योंकि हमारी वो स्ट्रेंथ है। हम दुनिया को बता सकते हैं कि भाई देखो, अभी देखो मैं भी ट्रैवल करता हूँ अब्रॉड। आई बीन टेलिंग यू लास्ट 40 ईयर्स आई बीन ट्रैवलिंग। और आज जो हमारी साख चलती है, एयरपोर्ट में मिलते हैं या कोई हमसे आगे मिलता है कि आई एम इंडियन, यस आई एम फ्रॉम इंडिया, उनका जो नजरिया हमारे बारे में है इज टोटली डिफरेंट। और बाकी आपने देख लिया कतर से डेथ पेनल्टी से बंदों को, कतर एंटी इंडिया टू दी कोर, उनसे मंगा के ले आए। अभी ये वाला जो 15 हॉस्टेजेस की बात हुई है, यूक्रेन से ले आए, सूडान से ले आए। आप कोई कंट्री बोलिए ना जहां से इंडियन ने, मोदी जी ने अपने इंडियंस को इवैक्यूएट नहीं किया, तो वो इसीलिए किया क्योंकि अपोजिशन क्यों अपोज करती है कि फॉरेन पॉलिसी इतनी कमजोर है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ भी अच्छे रिश्ते नहीं बना पाए। देखिए डोगरी में कहते हैं कीड़े निकालने, कोई भी काम करोगे उसमें कोई ना कोई वीक पॉइंट तो होगा ही ना। तो ऑपोजिशन, क्योंकि आपका नाम ऑपोजिशन है, तो आपने तो कोई कीड़ा निकालना है। तो जहाँ जहाँ पे अगर मान लो 10% भी कहीं मिलेगा, आप उसको बोलते चलो। बट फैक्ट इज कि जो ऑन ग्राउंड क्या है, ऑन ग्राउंड आपकी रेपुटेशन क्या है, दैट इज व्हाट मैटर्स। आज पूरी दुनिया इस रेस में है किसी तरीके से इंडिया में चले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ। इंडिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो ऊपर आ गई हैं, हमारा जो रुपी है वो इंटरनेशनल करेंसी बनने जा रहा है, कन्वर्टेबल करेंसी बन चुकी है। तो इस तरह के जो फायदे हो रहे हैं, बोलने का फायदा क्या है। मगर अब अगर ये वॉर जो और आगे चली गई, अगर विश्व युद्ध में तब्दील होती है या परमाणु युद्ध में तब्दील होती है, तो इसको एक ज़बरदस्त सेटबैक लगेगा। मगर वो फैक्टर इसलिए नहीं होगा कि हमारे फॉरेन पॉलिसी में कोई कमी थी या हमारे जयशंकर साहब में कमी है या मोदी जी में कमी है। वो इसलिए होगा कि इंटरनेशनल एरेना, आफ्टर ऑल देखो, आपका अगर कमर्शलाइजेशन बढ़नी है तो आपकी मार्केट यहाँ पे है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, चीप लेबर है, बट अल्टीमेट प्रोडक्ट तो वहीं बिकना ना जाके, तभी तो आपका रुपया मजबूत हो। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जंग जो है खिंच सकती है और खिंचने के बाद कोई बड़ा प्रारूप ले सकती है? देखिए आपका अनुभव क्या क्या है? विनोद जी, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है ना, मुझे इसमें सिर्फ एक ही चीज़ में डर लगता है। इनफैक्ट कल भी मैं किसी चैनल पे था तो एंकर्स ने मुझे बोल दिया कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं आपको एक व्यू पॉइंट दे रहा हूँ कि अगर रूल बेस है, चाहे वो UN का है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, चाहे वो कोई भी है, जो उसको रूल को मानता है तो सबको मानना है। वो एक आदमी के ऊपर लागू नहीं होता है कि आपके ह्यूमन राइट्स और मेरे ह्यूमन राइट्स नहीं। आपने मुझे जब मारना था मार लिया, जब मैंने रिटेलिएट किया तो आप ह्यूमन राइट्स, तो आप ह्यूमन राइट्स आ गए। तो ये एक किस्म की प्रणाली है, हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इसको हम बचा के रखें ताकि लोग सब पीसफुल रहे, सौहार्दपूर्ण रहे। क्योंकि अगर हम ब्लेम गेम में जाएंगे तो फिर कोई उसका एंड नहीं है। अब यहाँ पे मेरे को जो खतरा ये है, आयतुल्ला खमानी जो है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, हालांकि उन्होंने अपने कंट्री के लिए अच्छा किया 79 में, जब उन्होंने भगाया शाह ऑफ
ईरान को, रज़ा पहलवी को, वो अमेरिकन स्टूज था। और जहाँ जितनी भी ऑयल के वेल्स थे या जितनी भी जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन थी वो उसका फ़ायदा उठा रहे थे। ईरानियंस को अच्छा दिया, पर साथ में उन्होंने एक रेडिकल अप्रोच दे दी। अब वो रेडिकल अप्रोच जो है एंटी ज़ायनिस्ट है, एंटी इसराइल है, तो वो अगर वो इस चीज़ को थोड़ा सॉर्ट आउट कर लें तो आई एम श्योर नहीं बढ़ेगी। पर यहाँ इस चीज़ का बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर यहाँ गलती से भी चिंगारी लगी, अगर बाई मिस्टेक भी कुछ हो जाता है तो इट विल कन्फ्लैग्रेट इन अ बिग वे। बरगेड़ साहब, आपको क्या लगता है कि कौन सी कंट्री चाइना के अलावा, पाकिस्तान के अलावा अपोज कर सकती है भारत को एक परमानेंट सदस्य बनने के लिए, सिक्योरिटी? देखिए, ये वर्ल्ड लेवल की जो डिप्लोमेसी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब मैंने आपसे नाम लिया जॉर्ज सोरोस, हमने वो 2-3 कंपनीज के नाम भी लिए। अब दे आर फंडेड बाय CIA। अब CIA, अमेरिका एक तरफ कहता है कि भारत का बगैर इंडो पैसिफिक में उसका अब चारा नहीं है, क्वाड में उसको इंडिया चाहिए। अभी ऑकस को एक्सपैंड कर रहे हैं, पहले जापान को डालेंगे, शायद इंडिया को डालेंगे, और दूसरी तरफ से CIA भी चला रही है। तो ये वर्ल्ड लेवल डिप्लोमेसी है, दोनों के दोनों तंत्र आगे रखने हैं जी। तो यस, चाइना का ऑफ कोर्स इज द मेजर हैंड, पाकिस्तान का किसी गिनती में नहीं आता। बट ये इवन अमेरिका भी चाहेगा कि इंडिया इतना ना बढ़। जैसे चाइना के केस में क्या हुआ, अमेरिका ने चाइना को सपोर्ट किया, WTO का मेंबर बनाया, सारी की सारी उनकी हेल्प करी। आज चाइना अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, तो वो हमारी सपोर्ट करेंगे, हमारी हेल्प भी लेंगे, हमें भी कराएंगे, पर उसी लेवल तक कि हम उनको ना करें। तो उसके लिए उन्होंने अपना वो सिस्टम रखा है। अब जॉर्ज सोरोस कौन है? अब वो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लग रहा है इंडिया के अगेंस्ट, और वो साफ नजर आ रहा है कि टूल किट बनाया हुआ है। और चूंकि हमारे पास राहुल गांधी जैसे होनहार नेता हैं, वो उनके झांसे में आते हैं, या हमारे पास लेफ्टिस्ट हैं, उनके झांसे में आते हैं। पैसे की बात है, पैसा फेंको, काम चलो। होनहार शब्द का इस्तेमाल किया आपने राहुल गांधी के लिए, वाइस प्रेसिडेंट है, एक बड़ी पार्टी है। बिल्कुल होनहार तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, अभी आप युवा भी कहेंगे। युवा भी हैं, और मोदी जी के शब्दों में उन्होंने बोला कि हम खुश हैं कि राहुल जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और कांग्रेस में बने रहें, क्योंकि वो हमारी मदद करते रहेंगे। ये तो मोदी जी के शब्द हैं। नई हुकूमत पाकिस्तान में आई है, कुछ भारत के साथ रिश्ते बेहतर हो पाएंगे? देखिए, नई हुकूमत आई है, ये जो पाकिस्तान की सिचुएशन है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कल तक पाकिस्तान में एंटी इस्टेब्लिशमेंट बोलना, प्रो इंडिया बोलना वॉज अ सिन मतलब पनिशेबल बाई डेथ जी। चाहे वो ISI हो, दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, जर्नलिस्ट हो। आज की डेट में जो पाकिस्तान का युवा है जी, पाकिस्तान के जो लीडिंग जर्नलिस्ट हैं, वो आज इंडियन चैनल्स में आके डिफरेंट भाषा बोल रहे हैं। इसका मतलब चेंज आई है। ये बदलाव कैसे? हाँ, वो और किस हद तक? वही मैं बता रहा हूँ। जब उन्होंने पाकिस्तान भी आफ्टर ऑल एक एंटी कश्मीर एंटी इंडिया कश्मीर पॉलिसी लेके चलता आया है, परंतु अभी जो इंडिया ने जिस तरीके से स्ट्राइड्स करी हैं, चांद पे पहुंच गए। इनफैक्ट मैं उसी दिन का एग्जांपल मैं कोट कर रहा हूं आपको, कि ओपनली बोल रहे हैं, POJK वाले जो लोग हैं या गिलगित बल्टिस्तान के लोग हैं, वो ओपनली बोले मोदी जैसा लीडर चाहिए, ऊडी की रोड जोड़ दो, आर पार खोल दो। ये सब वहाँ पे एक क्या बोलते हैं विजुअलाइजेशन आई है कि हम इंडिया से खामखा लड़ते रहे और इंडिया इतना आगे निकल गया है। ठीक है, अभी जो है, लेकिन ब्रिगेड साहब, आपको लगता है कि वहाँ की हुकूमत कर सकती है कुछ ऐसा? हुकूमत तब तक नहीं कर सकती, ISI और आर्मी ही अपने, जब तक आर्मी वहाँ है जी, आर्मी की जो रेलेवेंस है वो कभी नहीं होने देंगे, और इससे पाकिस्तान का और बेड़ा गर्क होगा। और जहाँ तक मेरा पर्सनल सवाल है, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान इज नथिंग बट अ एनिमी, नो मैटर वॉट। अगर हमारा एनिमी ज़मीन पे घुटने टेक रहा है तो हमने उसको माफ़ी नहीं देनी है। हमारे ये हिंदुओं का सनातनी कल्चर जो है, भारत की सभ्यता है, पिछले 5000 साल से हम माफ़ियाँ देते आ रहे हैं। नाउ टाइम इज़ ओवर। आई मे बी डिस्क्राइब्ड एज अ रेडिकल, बट कोई बात नहीं, बट फिर भी बोलता हूँ माफ़ी नामे का टाइम नहीं है, अभी पूरा करना। अगर पाकिस्तान को आपने 4 या 5 हिस्सों में तोड़ना है तो तोड़िए, चाइना को 4 या 5 में तोड़ना है तो तोड़िए, ये हमारे को करना है रिटेलिएट। अब जो हमारी पुरानी संस्कृति है वो उस समय चली, आज की डेट में उसकी, मैं नहीं बोलूँगा उसकी वैल्यू खत्म हो गई है, परंतु इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला ना, आप तोड़ने की बात करते, जोड़िए ना, POK को लाइए इधर साथ में। देखिए, पिछले 5 साल से तो 5000 साल से मैं जोड़ रहा हूँ, आज तक तो कोई जुड़ा नहीं, बल्कि उल्टा हमारा ही बैंड बजा के गए। हालांकि हमारी भी इतनी स्ट्रेंथ है, कोई हमें खत्म नहीं कर सका, हमारी हस्ती को खत्म नहीं कर सका, परंतु कितनी प्रॉब्लम खड़ी करके हमारे साथ। मैं कहता हूं हमें एक प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट पे रहना चाहिए, हर एक आदमी बराबर है, नो मैटर व्हाट रिलीजन, व्हाट कास्ट, व्हाट क्रीड,
कोई भी बंदे की रेस हो, नेशनैलिटी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक आदमी को बराबर रहने का हक है और रहना चाहिए। परंतु अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करूं या आपके वक्तव्य की रिक्वेस्ट करूं, पहले आप मेरी भी तो रिस्पेक्ट करिए। एंड हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब नहीं कि मुझे आपसे लड़ना है। तो प्लूरलिज्म को मैं मानता हूं। मैं फिर ये दूसरा फिर कहता हूँ, अगर आपने रूल बेस्ड काम करना है, जैसे हम इंडिया बोलते हैं वासुदेवाय कुटुंबकम, और इंडियन ओशन भी रूल बेस्ड हो, वो हो, सबके लिए रूल्स बराबर हो ना। ये नहीं ना हो सकता कि अब मैं यहाँ पे JNK का रहने वाला हूँ, मेरे इंसर्जेंसी ऑन है, मेरे भाई बंधु भी मरते हैं, मेरे फौजी भी मरते हैं, तो मुझे ज़्यादा तकलीफ होती है इन चीज़ों से। तो अगर आप इस चीज़ पे आए ही ना, अगर हम खुशहाल ज़िंदगी जिए अच्छी तरह से, तो ये सारा मिलिट्री का खर्चा ही कम हो जाए। मिलिट्री चाहिए क्यों आपको? क्योंकि आपको अपनी कमर्शियल लाइंस बचानी है, आपको मिलिट्री चाहिए। आपको अपने बॉर्डर्स बचाने हैं, मिलिट्री चाहिए। तो बॉर्डर तो कमर्शियल लाइन किसी दूसरे की क्यों लेनी है? अब मिलिट्री रखो ना। मिलिट्री का जो बजट वर्ल्ड ओवर है, परमाणु बम बनाते हो, ये ह्यूमैनिटेरियन नीड्स पे खर्चा करो, ह्यूमैनिटी की खुशहाली पे खर्चा करो। देखिए आप कहाँ जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये जो ईरान और इजराइल के बीच में हो रहा है, ये विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है? नहीं, मैंने आपको बोला कि विश्व युद्ध की तरफ कोशिश, क्योंकि ये किसी के भी फेवर में नहीं जाता। अगर आप अभी तक हम बोलते हैं कि जब भी कहीं पर लड़ाई होती है तो अमेरिका की इकोनॉमी को फायदा होता है, क्योंकि उनके वेपन्स देखते हैं। तो अगर विश्व युद्ध होगा तो अमेरिका के मेन लैंड के ऊपर भी परमाणु बम गिरेंगे, तो वो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। तो आई एम श्योर अगर ये कन्फ्लैग्रेशन होने लगेगी, जो हो सकती है बल्कि होगी, वो कोशिश करेंगे इसको कंटेन करने की। तो 90% मेरा विचार है कि विश्व युद्ध की तरफ नहीं जाएगा, बट जाने के संकेत पूरे हैं। जी, इन केस अगर देखा जाए 2014 के बाद रक्षा के लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से भारत कितना मजबूत हुआ है, या किसी एंड में आपको लगता है कमज़ोर हुआ? कि चाइना को लेकर के विपक्ष निरंतर सत्ता पक्ष को घेरता है कि चाइना यहाँ अंदर आ गया, इतने किलोमीटर आ गया। देखिए, 2 सवाल पूछे हैं आपने मेरे से। मैं 2014 नहीं बोलूँगा, पर मैं बोलूँगा 2019। उसके बाद से जो मोदी जी ने करा है DRDO को, या वैसे इवन जब 2020 में गलवान हुआ, उसके बाद ये सारा का सारा एक स्काई रॉकेट चला गया। तो डिफेंस बहुत ज़बरदस्त मजबूत हुई है, आत्मनिर्भरता हुई है। हमने बहुत सारे वेपन्स अपने यहाँ बनाए। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, मगर हमारी जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो हमें प्रेफर करती थी, भाई अपने को मत पूछो, फॉरेन से कॉन्ट्रैक्ट करो। अभी फॉरेन से भी किया है और हम नेट एक्सपोर्टर्स भी बन रहे हैं। तो उस हिसाब से फुल मार्क्स टू मोदी जी एंड फुल मार्क्स टू द गवर्नमेंट ऑफ द डे, अलॉन्ग विद द पॉलिटिकल एंड डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग द DRDO। हालांकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो बजट अभी खास बढ़ा नहीं है, इस वोट ऑफ अकाउंट में बढ़ाया था, बट नॉट उतना जितना होना चाहिए। दूसरा रहा चाइना का जो इतना ज़बरदस्त सबवर्जन था इंडिया के अंदर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से। पहले उन्होंने अपने मोल्स रखे थे हमारी ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में, बिजनेस इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में। अब आपको कैसे लगता है कि अब नहीं है? आप किस दावे से कह सकते हैं कि अब वो? इसलिए मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, मैं कह रहा हूँ वो पकड़े गए हैं, क्योंकि अभी हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो पकड़ी जा रही हैं। अब उन्होंने भी पैंतरा बदला है। अब वो मुझे पैसे नहीं देंगे कि मैं प्रो चाइना बोलूं। अब वो मेरे, क्योंकि अगर मैं एनालिस्ट हूं, वो मेरे आसपास ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि मैं मजबूर हो जाऊं उनके फेवर में बोलने का। अब ये गेम भी हमें समझ में आ गई है। इसलिए जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है, जो अपने फॉरेन पॉलिसी वाले हैं, उन्होंने हमें इतनी आज़ादी दे रखी है, स्पेशली इंडियन आर्मी को, कि हम खुल के बोलते हैं, डरते नहीं हैं। जहाँ तक ये ऑपोजिशन का सवाल है कि इतने किलोमीटर इधर उधर, मैं कह रहा हूँ यार, पहले मुझे बताओ साइचन की बाउंड्री, जिसको आप आज हम LAC बोलते हैं, वो आपको किसने दी? आपको एक जॉनसन लाइन का मैप बना था जो महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पे थोड़ा बहुत हुआ था। वो एक एडवेंचरर ट्रैवलर थे, उन्होंने बनवाया था। वो आपको मिला था 1949 में, 47 में वो भी आपके पास नहीं था। तो वो लंबी कहानी है। परंतु मैं ये कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के जो जम्मू के मुबारक मंडी में या कला केंद्र में जो आर्काइव्स पड़े हुए हैं, वहां पे आपको एग्जैक्टली मिलेगा जो त्रिशूल ट्रीटी के बाद क्या क्या एरियाज इंडिया के पास थे या महाराजा गुलाब सिंह के पास थे, और वो चलते रहे 1947 तक। कहाँ से उनको लगान मिलता था, कहाँ से मसूल मिलता था, कहाँ वो ट्रैवलर्स को जो भी, क्योंकि सिल्क रूट था, उनको कहाँ कंट्रोल करते थे, वो सब तो यहाँ दबे हुए हैं। इनको ये जो सिनक खा रहे हैं, इसको प्रिजर्व करो। इनको प्रिजर्व कराने के बाद फिर देखो अपनी बाउंड्री कहाँ है, फिर बताओ कि भाई टेरिटरी किसने ली है। 1962 में जो हुआ या 1959 में जो हुआ, वो उसके ऊपर आप टेरिटरी बेस करके शोर मचाते रहेंगे, तो मेरे ख्याल में ये ऑपोजिशन की कमी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि कांग्रेस के साथ चाइना के बड़े रिश्ते हैं।
देखिए रिश्ते फंडिंग की बात भी की जाती है। रिश्ते की बात ये, इसमें आरोप आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल में आरोप शब्द होना ही नहीं चाहिए। वो तो इट्स ऑन रिकॉर्ड कि बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान राहुल गांधी ने एज ए प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी चाइना के सीसीपी के साथ एक अकॉर्ड किया है सोनिया गांधी की प्रेजेंस में। हमें बताइए ना उसके अंदर क्या है। क्यों है कि हमारे एकेडमिशियंस भी डरते थे बोलने से, हमारे पॉलिटिशियंस डरते थे, हमारे डिप्लोमेटिक सर्कल डरता था कि चाइना से पंगा मत लो। अबे क्यों नहीं लो यार। ओके, चाइना की मिलिट्री हमसे 2 गुना 3 गुना हो सकती है, परंतु उस मिलिट्री को अप्लाई करने के लिए फ्रंटेज भी चाहिए जी। आज हमने उस तरीके से सोचना शुरू किया है। मिलिट्री को काम यूज करने के लिए बड़े तरीके होते हैं। अभी देखो यूक्रेन के पास क्या था उसने, और रशिया कहाँ था, कहाँ रोक के 2 साल हो गए, अभी तक कुछ हुआ नहीं। मतलब उस तरीके से हमने भी उस दिन भविष्यवाणी की थी कि 3 दिन में यूक्रेन घुटने टेक देगा, नहीं टेके। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये नंबर से नहीं चलती है। और इंडियन आर्म फोर्सेस जो है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आईटीबीपी, फलान ढिमकान जितने भी हैं, ये सारे के सारे मैन बिहाइंड मशीन हैं। ये जज्बे से चलते हैं, भारत माता की जय कहने वाले लोग हैं, इसलिए चाइना को पकड़ के रखा हुआ। जी, रेड्डी साहब, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा, कहा जाता है कि भारत की जो फौज है वो ज़्यादा राष्ट्रवाद की अगर तुलना की जाए चाइना की फौज से। नहीं, राष्ट्रवादी चाइना भी होगी, मैं नहीं मना करता, परंतु चाइना की जो फौज है वो रेगुलर आर्मी नहीं है, वो उनकी कॉन्स्क्रिप्शन आर्मी है। लाइक उन्होंने बता दिया वो फ्रंट पे जा रहा है तो जवान रो रहे हैं। इस किस्म के कई वीडियो प्रचलित हैं। फिर गलवान में क्या हुआ उस क्लैश में, बंदे हमारे भी मरे क्योंकि उसका रीज़न डिफरेंट था। ऊपर से फेंके और किस किस्म के वो कंटीले डंडे लेके आए थे, वहाँ वेपन्स अलाउड नहीं है एज पर दी जो हमारे एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के मुताबिक। और हमारे लोग गांव से आते हैं, जबरदस्त रगेड लोग हैं, ट्रेंड हैं, उनको हाई ऑल्टीट्यूड पे चढ़ाओ, कहाँ चढ़ाओ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरएज वो चॉकलेट सोल्जर हैं, तो वो फर्क है। उनके पास जो हथियार है हो सकता है हमसे थोड़े सुपीरियर हों, परंतु हमने उसको ऑफसेट किया है ऑन द फ्रंटेज बेसिस पे। ये सब चीज़ें अगर आप अगर चाणक्य के गुण लगाओ या इवन सुनजू जो वो लगाते हैं, हम भी सुनजू के ऊपर चलते हैं और वो करते हैं विद इन दी जो लिमिटेशन है इंटरनेशनल लेवल पे। क्योंकि अब हम भी एक पावर बनने जा रहे हैं, तो हमें भी कुछ चीज़ों को देख के चलना है, ना कि हम रैश एक्ट नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से वी डन अ वंडरफुल जॉब एंड फुल मार्क्स टू द एस्टैब्लिशमेंट, फुल मार्क्स टू द आर्म फोर्सेज ऑफ द कंट्री एंड फुल मार्क्स टू इंडियंस, क्योंकि इंडियन सपोर्ट कर रहे हैं तो आर्म फोर्सेज लड़ रही है। आर्म फोर्सेज कभी सपोर्ट के बिना नहीं लड़ती। सिर्फ एक ही सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जो एंटी आर्म फोर्सेज चलती है, वो सोचते हैं कि हमने मोदी जी को गिराना है, उसके चक्कर में वो आर्म फोर्सेज का भी बेड़ा गर्क मोरल डाउन कर रही हैं, और वो है आपके लेफ्टिस्ट और कांग्रेस। थैंक यू वेरी मच, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।